2 मिनट अभी स्क्रीन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने बायोफार्मास्यूटिक्स के बारे में बात की थी। ठीक है, कि बायोफार्मास्यूटिक्स है क्या। ठीक है, सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सब्जेक्ट का इंट्रो ले लेते हैं कि बायोफार्मास्यूटिक्स होता क्या है। ठीक है, बायोफार्मास्यूटिक्स बेसिकली हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं किसी भी ड्रग के फिजिको केमिकल पैरामीटर्स। मीन्स कि किसी भी ड्रग का जो फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिक्स में आपने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से हम किसी भी डोजेस फॉर्म को, किसी भी फॉर्मुलेशन को किस तरीके से बनाते हैं, क्या मेथड हैं, कौन से कंट्रोल पैरामीटर्स है जिनको हमें कंट्रोल करना होता है ना, क्या प्रोसीजर है, क्या वैल्यूएशन पैरामीटर, ये सारा कुछ हमने क्या पढ़ा था, फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा था। बट अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ना, उस फार्मास्यूटिक्स को, है ना, वो जो फार्मास्यूटिक्स हमने पढ़ा है उसको हम कोरिलेट करेंगे हम ड्रग के हम ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्शन या उस फार्मास्यूटिक्स जो हमने लगाया है ना, जिस तरीके से, जिस मेथड से हमने डोजेस फॉर्म बनाई है उसका हमारी बॉडी में कैसे इफेक्ट करेगा, मतलब किस मेथड से हमने टैबलेट बनाई है और वो किस तरीके से हमारी बॉडी में जाके अपना इफेक्ट शो करेगी, हमारी बॉडी के साथ कैसे रिएक्ट करेगी अगर उसका आपने कोई भी टैबलेट बनाई है और उसका जो इफेक्ट है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है ना, सही ढंग से नहीं, उसका इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं है, ये ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है वो सही से नहीं हो रहा है, तो इस केस में हम आपको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। मीन्स जो हमने ड्रग को बनाया है, ड्रग के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये हम सारा का सारा पढ़ते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स में। तो डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन ये बोलती है, बायोफार्मास्यूटिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप of the chemical properties of the drug, the dosage form in which the drug is given। मतलब ड्रग जो हमारी मेन एपीआई ड्रग है उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज प्लस वो किस, जैसे कि सबको पता है कि अगर हम पेरेंटल डोजेज फॉर्म देते हैं तो हमारी बायोअवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है ना। तो किस टाइप का डोजेज फॉर्म दे रहे हैं हम, और उस पर्टिकुलर ड्रग का क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं in which the drug is given and the route of administration, किस रूट से आप दे रहे हैं, वो भी सारे फैक्टर क्या हैं, इफेक्ट करते हैं, किसे इफेक्ट करते हैं, ऑन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन ना। मींस ड्रग प्रॉपर्टीज, उस ड्रग को आप किस रूट से दोगे, उस ड्रग को आप किस टाइप की फॉर्मुलेशन में दोगे, ये सारे के सारे किसको अफेक्ट करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं हमारे किसी भी ड्रग के रेट एंड एक्सटेंट को। रेट मतलब कितने टाइम में वो होगी एब्जॉर्ब, वो कितने अमाउंट में होगी, कितने कंसंट्रेशन में हो रही है। मीन्स अगर आप 500 mg पैरासीटामोल ले रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 500 mg ही आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। उसका कुछ परसेंट क्या होगा, वो डिग्रेड हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा, उसका कुछ ही परसेंट जो है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है ना। तो वही सेम चीज जो है वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप किसी भी कौन सी ड्रग दे रहे हो, किस रूट से दे रहे हो, किस फॉर्मुलेशन या किस डोजेज फॉर्म में दे रहे हो आप, ये डिपेंड, ये हमारी किसको अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है कि हमारी ड्रग किस तरीके से एब्जॉर्ब होगी, कितना परसेंट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, अब इसका क्या है, ये सारा तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो को रिलेशन है, मतलब को रिलेशन जो है ड्रग के एब्जॉर्प्शन का, ड्रग का कितने टाइम एब्जॉर्ब हो रही है प्लस हमारे ड्रग के साथ में डोजेस फॉर्म के साथ में जो को रिलेशन है, ये हम पढ़ते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स में। ठीक है, और हम बायोफार्मास्यूटिक्स में ये भी देख लेते हैं, मान लो किसी का बायोअवेलेबिलिटी कम हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, ड्रग मेटाबोलाइज नहीं हो रही है, ये बहुत ज्यादा मेटाबोलाइज हो रही है, तो हम किस तरीके की डोजेस फॉर्म बनाएं कि ये सारे पैरामीटर्स को, ये सारे जितनी भी प्रॉब्लम्स हम उन्हें ओवरकम कर सकें। ठीक है, ओवरऑल हम ये सारा पढ़ते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स पे। तो बायोफार्मास्यूटिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे नंबर 1 लिखा, प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग विद इन द प्रोडक्ट। अब हमें ये भी देखना होता है कि हमारी जो ड्रग है वो किसी भी फॉर्मुलेशन में, मतलब जिस टाइप के आप डोजेस फॉर्म बना रहे हो उसमें वो स्टेबल है या नहीं है। तो ये कैसे पता लगेगा, जैसे कि हम एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स बनाते हैं, है ना, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स बनाते हैं जो क्या करती हैं, स्टमक के एसिडिक पीएच को बाईपास करते हैं और अपना इफेक्ट कहाँ शो करते हैं, इंटेस्टाइन में। और वो बाईपास कैसे कर पाते हैं, क्योंकि हम टैबलेट पे पॉलीमर की कोटिंग करते हैं, इसलिए वो एंटेरिक कोटेड हो जाते हैं। तो ऑल एंड ऑल हमने क्या किया, अपनी ड्रग को एसिडिक एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट किया है ना। तो ये सारे फैक्टर हमें कैसे पता चले, ये पता चले बायोफार्मास्यूटिक्स से, है ना। बायो मतलब लिविंग, कि लिविंग सिस्टम की जो फार्मास्यूटिक्स हम लगा रहे हैं, ठीक है, उससे जो कंपेयर कर रहे हैं, बायो मतलब लिविंग और फार्मास्यूटिक्स जो आप पढ़ते हो फार्मास्यूटिक्स। फिर द रेट ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम द प्रोडक्ट, अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब किस बारे में हम पढ़ते हैं, रेट ऑफ ड्रग रिलीज के बारे में पढ़ते हैं बायोफार्म में।
रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होगा, ड्रग द अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग एट इट साइट ऑफ एक्शन, मतलब ड्रग को प्रोटेक्ट करना, ड्रग को स्टेबल बनाए रखना, ड्रग कितना परसेंट रिलीज हो रहा है, कितने टाइम में रिलीज हो रहा है ना, साइट ऑफ एक्शन पे कितना कॉन्सेंट्रेशन है। ऐसा नहीं कि 500 mg हमने कंज्यूम किया, आपने टैबलेट लिया 500 mg के, बस 100 mg ही आपके साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या होगा, आपको बार बार वो क्या करना पड़ेगा, बार बार टैबलेट लेनी पड़ेगी ताकि आप मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कर सकें, है ना। अब मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है ये भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, है ना। सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल स्टडीज, अब इसके क्या इंपॉर्टेंस है, ये ना बच्चों 4 नंबर में 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में, वो पूछ लेते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल स्टडीज, या फिर एक बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें सब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल स्टडीज। तो जैसे कि अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से आइडिया लगा होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज जब हम किसी भी ड्रग के या किसी भी डोजेज फॉर्म से रिलेटेड अगर हम बायोफार्मास्यूटिकल स्टडीज करते हैं, इसका मतलब हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम उसके फार्माकोकाइनेटिक भी स्टडी कर रहे हैं और फार्माकोडायनामिक भी। अब ये दोनों वर्ड्स भी हम आगे और डिस्कस करेंगे, वैसे आपने फार्माकोलॉजी में ही पढ़ा है फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक क्या होते हैं। तो सबसे पहला हम अगर इम्पोर्टेंस की बात करें, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या आता है, तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस है द एम ऑफ बायोफार्मास्यूटिक इज टू एडजस्ट द डिलीवरी ऑफ अ ड्रग टू द साइट ऑफ एक्शन टू प्रोवाइड ऑप्टिमल थेरेपेटिक एक्टिविटी फॉर द पेशेंट। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम अगर हमें पता है कि हमारा स्टमक एसिडिक पीच है और कोई भी टैबलेट अगर हमें इंटेस्टाइन में चाहिए उसका इफेक्ट, हमारा साइट ऑफ एक्शन जो है वो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम बायोफार्मास्यूटिक्स क्या करते हैं, हमें हेल्प करें हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए, सारे पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हम क्या करें ऐसे डोजेज फॉर्म बनाएं जो क्या है, जिसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा हो, जिसका इफेक्टिव कंसंट्रेशन ज्यादा हो, मतलब जिसको हम, एक होता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मतलब एक स्टैंडर्ड है, हर ड्रग का एक स्टैंडर्ड है कि भाई 200 mg का, जब हमारे ब्लड में 200 mg का कंसंट्रेशन होगा तभी इसका इफेक्ट आना शुरू होगा, है ना। हम पैरासीटामोल ले रहे हैं, है ना, तो एक स्टैंडर्ड है कि पैरासीटामोल अगर हमारे ब्लड में इसका 400 mg तक का कॉन्सेंट्रेशन सेट है, तब इसका क्या होगा, असर आना शुरू होगा, तब ये क्या करेगा, हमारे बुखार को कम करना शुरू करेगा। तो ये क्या है, हमारा एक स्टैंडर्ड सेट है ना। तो बायोफार्मास्यूटिक्स क्या करता है, हमें मदद करता है इस स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए, हम इतनी इस तरीके की डोजेस फॉर्म बनाएं ताकि हमारे साइट ऑफ एक्शन पे जो एक रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन है वो पहुंच सके। ऐसा ना हो कि पहले ही हमारी ड्रग जो है वो डिग्रेड हो जाए, है ना। मतलब ऑल एंड ऑल हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारे ड्रग को लिविंग सिस्टम के साथ में कंपेयर करेंगे, लिविंग सिस्टम में जो जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना, ड्रग के साथ में, ड्रग के ब्रेकडाउन या ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, वो सारी की सारी हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बायोफार्मास्यूटिकल कंसिडरेशन इन द डिजाइन ऑफ अ डोजेज फॉर्म टू डिलीवर द एक्टिव ड्रग विद द डिजायर्ड बायोअवेलेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थेरेपेटिक ऑब्जेक्टिव्स। मतलब हम ऐसी टैबलेट बनाएं, ऐसा डोजेस फॉर्म बनाएं, ठीक है, जो कि क्या हो, इफेक्टिव रहे, मतलब उसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या हो, अच्छी हो, अच्छी बनी रहे। और कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे हम अपना जो भी डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, उसको कैसे वो उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी, जब वो लिविंग सिस्टम में एंटर हो, उसकी बायोअवेलेबिलिटी अच्छी हो। बायोअवेलेबिलिटी मतलब कि वो साइट ऑफ एक्शन पे कितना कॉन्सेंट्रेशन में और कितनी जल्दी पहुंच रहा है। तो ये कैसे हम सेट कर सकते हैं, कैसे हम टैबलेट डिजाइन कर सकते हैं, बाय द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। फिनिश डोजेस फॉर्म मतलब टैबलेट कैप्सूल, हम जो भी डोजेस फॉर्म बना रहे हैं वो कैसी होगी, ठीक है। जैसे नेचर ऑफ द एक्सिपिएंट हम जो ले रहे हैं, जैसे आपने प्री फॉर्मुलेशन स्टडी पढ़ी थी, है ना, जिसमें हमने ये देखा था कि एक्सिपिएंट्स और ड्रग किस तरीके से कंपैटिबिलिटी है उनमें या नहीं है ना, ये सारा स्टडी करेंगे हम। मैन्युफैक्चरिंग मेथड को गो थ्रू करेंगे कि किस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग हम करें कि हमारे साइट ऑफ एक्शन पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हो। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए कि भाई अगर हम किसी ड्रग को टैबलेट की फॉर्म में दें, कैप्सूल की फॉर्म में दें या पेरेंट्रल की फॉर्म में दें, तो यहाँ पर एक कॉमन एग्जाम्पल जैसे कि हमारा आ जाता है, अगर हम बात करें इंसुलिन की, है ना, तो सबको पता है, अब ये बायोफार्मास्यूटिक्स से तो है, अभी इंसुलिन का एग्जांपल भी हम इसमें पढ़ेंगे कि इंसुलिन को अगर हम टैबलेट फॉर्म में देते हैं तो वो क्या करता है, हमारे जीआई ट्रैक्ट पूरा का पूरा डिग्रेड होकर एज सच बाहर मेटाबोलाइज हो जाता है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता है
है ना, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता। तो ये क्या है, ऐसे हमें डोजेस फॉर्म बनाने ही क्यों है जो कि हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब ही ना हो पाए। तो ये कैसे पता चला होगा कि भाई जो इंसुलिन है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा? बायोफार्मास्यूटिकल स्टडीज से हमें पता चला, ठीक है, कि हमारी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, और जो हमारी ड्रग है उसको पूरा का पूरा ऐसे ही एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं होता है ना। तो हम क्यों ना हम पेरेंटल डोजेस फॉर्म बनाए जिसकी वजह से जो ड्रग है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाए और ब्लड से डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाए, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस देते हैं। अभी तक टैबलेट कैप्सूल सॉलिड डोजेस फॉर्म उसका नहीं आया है। इनहेलर्स अभी सुनने में आया था आए हैं, बट वो भी अंडर स्टडी है, अभी अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहा है उस पर भी, ठीक है। तो अभी बिल्कुल रिलायबल डेटा नहीं है उसका भी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बायोफार्मास्यूटिक्स में ऑल एंड ऑल हम ये पढ़ते हैं कि हम किस तरीके से हमारी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, कौन से हमारे लिविंग फैक्टर्स हैं, मतलब हमारी बॉडी के कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से प्रोसेसेस हैं जिनको हम कंट्रोल करें, या फिर हम अपनी ड्रग को कैसे बनाएं, किस तरीके का फॉर्मुलेशन बनाएं कि हमारी जो ड्रग है वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में हमारी साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचे, ठीक है। तो ये सारा का सारा हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं कुछ हमारे टर्मिनोलॉजी, ठीक है, कि कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे कि जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या है, बायोअवेलेबिलिटी, अभी जैसे मैंने 2-3 वर्ड्स बोले, ये सब क्या होते हैं, तो इनके डेफिनेशंस प्लीज आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, तो ड्रग कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे एब्जॉर्ब हो रही है? हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमारे 2 पार्ट है, फर्स्ट यूनिट के 2 पार्ट है, एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इन दोनों से फर्स्ट यूनिट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो कवर होते हैं वो फर्स्ट यूनिट से हो जाते हैं, एंड ये बहुत लेंथी है। दोनों ही टॉपिक अपने आप में 2 यूनिट है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। मतलब जब आप कोई भी ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, जब आपने ड्रग लिया है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चाहे आपने उसे ओरली लिया है, चाहे आपने उसे पेरेंटली लिया है, चाहे आपने उसे टॉपिकली लिया है ना, चाहे एक्सटर्नल रूट से लिया है, तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से वो जब अपने सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, मतलब ब्लड में कब तक पहुंच रही है, ऑप्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जब वो अपने ब्लड में हमारे एंटर कर रही है उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा and hence the onset action and the intensity and duration of response depend on the bioavailability of the drug from its dosage form। अब मैंने देखो यहाँ पे बोला कि कि हम कोई पेरेंटल रूट से ड्रग लें, चाहे हम उसका कोई ऑइंटमेंट पेस्ट लें या हम टैबलेट कैप्सूल लें, ठीक है, हम किसी भी रूट से कोई भी ड्रग ले रहे हैं और वो कितनी देर में, कितने टाइम में हमारे ब्लड में एंटर कर रही है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। फिर जो एब्जॉर्प्शन है ना, एब्जॉर्प्शन है, या फिर मैं ये बोलूँ कि कितनी देर में असर आ रहा है, जैसे हमारे डिस्पर्सिबल टैबलेट्स आते हैं, जैसे डिस्प्रिन है वो 2-3 मिनट में अपना असर दिखाती है, कोई टैबलेट है वो 1 घंटे में अपना असर दिखाती है, कोई 15 मिनट में अपना असर दिखाने लगती है। तो ये किसको क्या बोलते हैं हम, ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक है। ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब कब जो हमारी ड्रग है वो अपना इफेक्ट शो करेगी या कब अपना इफेक्ट शो कर रही है, उसको बोलते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन। हमारा ऑनसेट ऑफ एक्शन है कितने समय तक जो है हमारी ड्रग की का इफेक्ट बना रहेगा। जैसे हम बोलते हैं कि हमें दिन में 3 बार कोई टैबलेट लेनी है, तो इस 3 बार टैबलेट लेने का मतलब क्या है, हमारी जो ड्रग है उसका जो असर है ना, जो ड्रग का जो इफेक्ट है वो कब तक है, 2 घंटे या 3 घंटे तक है। 3 घंटे के बाद ड्रग का इफेक्ट कम हो जाएगा, इसलिए हमें दूसरी डोज लेनी पड़ेगी, फिर हमें तीसरी डोज लेनी पड़ेगी। वहीं कुछ ऐसे भी डोजेस फॉर्म होते हैं जिसमें हमें दिन में 1 ही टैबलेट लेनी है या हफ्ते में 1 बार लेनी है कोई टैबलेट, या कोई जैसे कैल्शियम आता है, कैल्शियम के सेशे आते हैं, वो वीक में 1 टाइम लेने होते हैं हमें, है ना, हफ्ते में 1 ही बार लेने होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो इफेक्ट है वो 1 हफ्ते तक रहता है, वो हमारे ब्लड में 1 हफ्ते तक अपना कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करके रखता है, अपना इफेक्ट जो एक हफ्ते तक दिखाते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी या ड्यूरेशन, है ना, कितनी इंटेंसिटी से कितने समय तक, कितने ड्यूरेशन तक जो ड्रग है उसका इफेक्ट जो हमारे ब्लड में बना रहेगा। तो ये सारा कुछ किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बायो अवेलेबिलिटी पर,
ठीक है। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जिस भी रूट से आपने ड्रग ली है और वो हमारे जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब एब्जॉर्प्शन हो, ऑनसेट ऑफ एक्शन हो, मतलब कब असर दिखा रहा है, कब तक असर रह रहा है उसका, कितनी इंटेंसिटी से, कितना अच्छा वो ड्रग है, ठीक है, सारा कुछ डिपेंड करता है बायो अवेलेबिलिटी पर। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी पर। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या है? बायो अवेलेबिलिटी क्या है? द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, या फिर इसकी एक और डेफिनेशन आती है, द रेट एंड एक्सटेंट एट विच द ड्रग एब्जॉर्ब्स इनटू द एंटर्स इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, कितने टाइम में और कितने अमाउंट में, कितने कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग जो है हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है। रेट एंड एक्सटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों फैक्टर होते हैं हमारे। रेट और एक्सटेंट मतलब कितने टाइम में और कितने कॉन्सेंट्रेशन में हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है, इसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, इसको बोला जाता है बायो अवेलेबिलिटी। और बायो अवेलेबिलिटी में कुछ भी चेंजेस आते हैं, अगर ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम है, मतलब वो बहुत देर बाद एब्जॉर्ब होगा, बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में एब्जॉर्ब होगा, तो क्या होगा, हमारा क्या है, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ड्रग का क्या इफेक्ट नहीं आ पाएगा, है ना। तो अब क्या है, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन आती है वो है ड्रग डिस्पोजिशन। ड्रग डिस्पोजिशन, एक नंबर में, दो नंबर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज ड्रग डिस्पोजिशन। ठीक है, तो ड्रग डिस्पोजिशन क्या है, ये एक कलेक्टिव टर्म है। ठीक है, ड्रग डिस्पोजिशन एक कलेक्टिव टर्म है जो कि यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अब डिस्ट्रीब्यूशन से सबको पता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, है ना, अलग 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 रीजन्स में हम जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो ड्रग को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिटेल पे देते हैं, होलसेल पे देते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस होता है, जैसे एडीएमई, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हमारी जो ड्रग है वो एक एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाती है, और ये हमारी फोर्थ यूनिट भी है, वन कंपार्टमेंट मॉडल और टू कंपार्टमेंट मॉडल, बहुत ही अलग लेवल है उसका भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोलता है कि जब हमारी ड्रग एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाती है, मतलब कि ब्लड से किसी साइट ऑफ एक्शन पे जा रही है। अब मैं हमने ये बोला ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या, जब आपने ड्रग लिया, मान लो आपने ओरली कोई टैबलेट ली है, ठीक है, वो टैबलेट आपके जीआई ट्रैक से आपके ब्लड में एंटर होगी। ठीक है, हमारे गट से हमारे ब्लड में एंटर होगी, उसको हमने बोल दिया एब्जॉर्प्शन। अब जब हमारी ड्रग उस ब्लड से साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगी, मतलब कि उसका इफेक्ट हमें इंटेस्टाइन में चाहिए, हमें लीवर में चाहिए, गॉल ब्लैडर में चाहिए, हमें लंग्स में चाहिए। तो ये जो ऑर्गन होगा, इसको उन्होंने क्या बोला, एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यूज, है ना, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बहुत ही ईजी है ये चीज, कि जब आपने कोई भी ड्रग ली है, ठीक है, आपने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जब ड्रग ब्लड में जा रही है तो वो एब्जॉर्प्शन है, और ब्लड से हमारे टिश्यूज में जा रही है, ये साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच रही है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन। एलिमिनेशन क्या है? अब एलिमिनेशन भी जो फर्दर दो दो सब क्लासेस में डिवाइडेड है। ठीक है, एक है मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। अब एलिमिनेशन में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, बॉडी से जो हमारी जो भी ड्रग है उसको निकाल देते हैं बाहर, एक्सक्रीट कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं बॉडी से। ठीक है, इसको अब जो एलिमिनेशन है, ठीक है, एलिमिनेशन, अब मैंने ये बोला कि एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, हम ड्रग को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं। अब उस एक्सक्रीट आउट करने की जो प्रोसेस है, ये भी दो तरीके से हो सकती है, दो तरीके से होती है। ठीक है, हो सकती नहीं है, होती ही है, ऐसे ही होती है। सबसे पहला आता है हमारा मेटाबॉलिज्म, मतलब अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम खाना भी खाते हैं, है ना, जब हमने कोई भी फूड लिया है तो खाना खाएंगे, उसको आप चू करोगे, चू करने के बाद उसको आप जब स्वालो करोगे, उसमें क्या है, वो ब्रेक डाउन होगा, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो उस पर्टिकुलर फूड के ऊपर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, उसका ब्रेक डाउन कराते हैं, जो भी वाइटामिन हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, मीन जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो एक्सेसिव जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, है ना। तो डाइजेस्टिव जूसेस ने काम किया, ब्रेक डाउन कराया, जो इम्पोर्टेंट वाइटल एलिमेंट उनको एब्जॉर्ब कराया, तो ये सारा
है ना। ये तो हम 10th में भी पढ़ते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जब भी हम कोई भी देखो एब्जॉर्प्शन हुआ हमारे में, फिर हमारे टिश्यूज में हो गई, वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन। प्रिया मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? नो मैम। एक सेकंड। शाहिद को प्रॉब्लम है। शाहिद कुछ पूछना है? जिसको कुछ भी डाउट हो बेटा वो हैंड रेज करें, ठीक है? जिसको डाउट है वो हैंड रेज करें। शायद बोलो, आपका माइक ऑन करा है मैंने। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही, कट कट के आवाज आ रही है, हमारे तो चांस नहीं मिल रहा है बोलने का। अच्छा, सभी को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? प्रिया आपके यहाँ भी आवाज कट रही है? मैम बीच में कटी थी, फिर ठीक हो गई थी थोड़ी सी। इसीलिए मैंने बोला था कि मैंने कुछ दिन का माइक ऑन किया है, वो लोग एटलीस्ट मुझे बता दे कि आवाज नहीं आ रही है, ठीक है? मैम वो तो थोड़ी देर के लिए था, फिर हाँ, वो बस थोड़ी देर के लिए ही था ग्लिच जैसा, फिर नॉर्मल हो गई थी, आवाज ठीक आ रही थी। ठीक है। तो मैंने अभी जो बोला है मैं एक बार फिर से उसको रिपीट कर देती हूँ, ठीक है? जिसको जो भी डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अभी तक हमने डिस्कस किया है बायोफार्मास्यूटिक्स के बारे में, ठीक है? कि बायोफार्मास्यूटिक्स क्या है। बेसिकली इसमें हम जो हमने फार्मास्यूटिक्स मतलब जो भी हम डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, उन पे सारे पैरामीटर्स को हमारे ड्रग के फार्मेकोलॉजिकल फिजिको केमिकल पैरामीटर्स को हम को रिलेट करते हैं हमारी फार्मेकोलॉजिकल एक्शन के साथ में, कि हम अपनी जो भी ड्रग बना रहे हैं उसको हम बॉडी में जब लेंगे तो किन किन फैक्टर्स से कौन कौन से हमारी बॉडी के ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी ड्रग के ऊपर इफेक्ट करेंगे, ठीक है? जिसकी वजह से ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कम हो सकती है, ड्रग इनएक्टिवेट हो सकती है, जैसे कि मैंने इंसुलिन का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है? ये सारा हम पढ़ते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स में। तो अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी कि एब्जॉर्प्शन क्या है ना? एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी हमारी कोई भी ड्रग जब आपने ली है मतलब एडमिनिस्टर किया है ड्रग को, है ना, वो ड्रग जो हमारे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जब हमारे ब्लड में एंटर करेगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब ब्लड से फिर जब वो हमारे साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगी, हमारे एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यूज में पहुंचेगी, उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अब जो ड्रग है वो अपने डिफरेंट जो हमारे ऑर्गन्स, अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही ऑर्गन में ड्रग जाए, है ना, कि स्पेसिफिक हमें जहाँ साइट ऑफ एक्शन है वहीं जाए, अदर ऑर्गन्स में भी तो जाएगी ना वो ड्रग जो है, अदर ऑर्गन्स में भी तो जाएगी। ब्लड तो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट जहाँ हमें इसका ड्रग का इफेक्ट चाहिए वहां पर भी जाएगा और हमें ड्रग का एक्शन दिखने लगता है ना? तो ये है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो वहां पर जाके क्या होगा, ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा, ड्रग जो है वो ब्रेक डाउन होगी, ठीक है? उससे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो एक्टिव ड्रग है, ठीक है, क्या है, सारी प्रोसेसेस होंगी वहां पे, जो भी ड्रग जो हमारे एपीआई है, ठीक है, वो अपना इफेक्ट शो करेगा। और इस दौरान, इस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के दौरान जो भी बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी बनेंगे, वो क्या होता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा एलिमिनेशन। एब्जॉर्प्शन, ब्लड में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन जब हमारे एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू में जाएगा। और हाँ, यहाँ पर ड्रग डिस्पोजिशन एक वर्ड आया था, ड्रग डिस्पोजिशन, प्लीज सभी लोग याद रखें, ड्रग डिस्पोजिशन का मतलब क्या है? ये एक कोलैबोरेटिव टर्म है जिसको कि हम डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन दोनों के लिए यूज करते हैं, है ना? उसको बोलते हैं ड्रग डिस्पोजिशन। जब ड्रग हमारी डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद एलिमिनेट हो रही है, इस पूरी प्रोसेस को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, ड्रग डिस्पोजिशन, ठीक है? ड्रग
डिस्पोजिशन इसको बोला जाता है। फिर हम बात करते हैं एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन भी को हमने जब बोला डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एलिमिनेशन होता है, तो एलिमिनेशन भी क्या था, दो प्रोसेस के थ्रू होता है। सबसे पहले ड्रग मेटाबोलाइज होगी, मेटाबोलाइज मतलब वो ब्रेक डाउन होगी, ब्रेक डाउन होने के बाद जो भी बाय प्रोडक्ट बना है, जो भी वेस्ट जनरेट होगा, वो क्या होता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, चाहे वो यूरिन में हो या चाहे वो फीसिस के थ्रू हो, चाहे वो स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू हो। ठीक है, तो क्या होगा, बॉडी से जो हमारी ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। कुछ ऐसी ड्रग होती है जो हमारे स्वेट से निकलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं, कुछ क्या क्या होते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, मतलब जो हमारे फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी से। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा। फिर दूसरा हमने इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी हमने पढ़ा है, जो कि एम फार्म का जब आप प्रोजेक्ट भी करते हो, जो लोग फार्मास्यूटिक्स से अगर करेंगे, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी पे फोकस करते हैं कि हम किस तरीके से डिफरेंट ड्रग्स की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट होता है वो इसी के सराउंडिंग जो होता है कवर रहता है, मतलब इसी के सराउंडिंग घूमता रहता है, बायोअवेलेबिलिटी के सराउंडिंग ही। तो हम डिफरेंट क्या करते हैं, पैरामीटर्स लगाते हैं जिससे हम बायोअवेलेबिलिटी को एनहेंस कर सके, बढ़ा सके। तो बायोअवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी हमने देखा कि बायोअवेलेबिलिटी है द रेट एंड एक्सटेंट दैट एट विच द ड्रग एंटर्स इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब कितने टाइम में और कितने कंसंट्रेशन में जो ड्रग है वो हमारे ब्लड में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है। एक और वर्ड यहाँ पर ऐड हो जाता है, इन द अनचेंज्ड फॉर्म। अनचेंज्ड फॉर्म मतलब जो उसकी फॉर्म है, जो उसकी स्टेट है, लाइक आप उसे लिपोफिलिक दे रहे हो या हाइड्रोफिलिक फॉर्म में दे रहे हो या है ना एम्पीफिलिक फॉर्म में दे रहे हो, जिस भी फॉर्म में आप उसे दे रहे हो उसकी फॉर्म चेंज नहीं होनी है। फॉर्म कब चेंज होगी, जब वो मेटाबोलाइज होगा, जब वो ब्रेक डाउन होगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे हमने कोई फॉर्मुलेशन बनाई, वो स्टेबल फॉर्म में दी हमने, ठीक है, वो एक डोजेज फॉर्म थी जो स्टेबल थी, बट बॉडी में जाके वो अनस्टेबल हो जाए, नहीं, उसको अपनी हमारे एनवायरनमेंट, जो बायो एनवायरनमेंट है, जो लिविंग सिस्टम है, उसमें जाके क्या होना है, अनस्टेबल नहीं होना, उसे चेंज नहीं होना, उसे ऐसे वैसे ही रहना जैसा हम उसे दे रहे हैं, क्योंकि कुछ भी चेंजेस होंगे तो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी भी चेंज हो जाएगी, है ना। तो रेट एंड एक्सटेंट, कितने टाइम में, कितने कॉन्सेंट्रेशन में जो ड्रग है वो हमारे ब्लड में एंटर कर रही है। अब बायोअवेलेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है ना, बायोअवेलेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है, किस लिए इतना इंपॉर्टेंट इसको कंसिडर किया गया है, वो इसलिए किया गया है क्योंकि अभी मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक ग्राफ भी दिखाऊंगी, उसमें हम देखेंगे जो ड्रग, ठीक है, यहाँ पे समझ लो, जो ड्रग जितनी जल्दी, ठीक है, जो ड्रग जितनी जल्दी और जितने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में एब्जॉर्ब होती है, जितनी जल्दी का मतलब समझ लो, ऐसा नहीं कि 2 घंटे के बाद उसका इफेक्ट शो हो जाए या 2 घंटे के बाद वो एब्जॉर्ब हो, फिर कब उसका इफेक्ट आएगा, उससे पहले क्या होगा, वो डिग्रेड हो जाएगी, बॉडी उसको डिग्रेड कर देगी। अगर कोई ड्रग बहुत स्लोली एब्जॉर्ब हो रही है ना, स्लोली वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रही है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिज्म चल रहा है ना, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस तो हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली चल रहा है ना, जीआई ट्रैक में कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो अगर वो लंबे समय तक ऐसे ही हमारे ब्लड में रहेगी तो हमारी बॉडी क्या करेगी, जो हमारा नेचुरल सिस्टम है वो उसको मेटाबोलाइज करके बाहर निकाल देगा, इससे पहले कि वो एब्जॉर्ब हो सके और अपना इफेक्ट शो कर पाए। इसीलिए अगर कोई भी ड्रग को अगर मैं बोल रही हूँ कि हाँ ये बहुत अच्छी ड्रग है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, दैट मीन्स क्या, कि वो ड्रग जो है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है। और अगर कोई ड्रग लंबे समय तक हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ऐसे ही रहेगी और जिसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत लेट हो, ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब उसका वो जो असर दिखा रही है वो बहुत लेट असर दिखा रही है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी उसको ऑफ एक्शन से पहले मेटाबोलाइज करके बाहर निकाल देगी, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो आप पैसा बर्बाद कर रहे हो ना, कॉस्टली मेडिसिन ले रहे हो आप ना, पर्सन है, कोई पेशेंट है, उसको क्विक रिलीफ चाहिए, उसे जल्दी से असर चाहिए, तो उसको इफेक्ट तो मिलेगा ही नहीं, है ना। तो यही सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें कंट्रोल करने होते हैं, इसीलिए बायोअवेलेबिलिटी किसी भी ड्रग की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस भी ड्रग की हम बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी अच्छी है, बहुत होगी, मैम वॉइस नहीं आ रही। ड्रग है वो बॉडी से
डॉक्टर कभी मेडिसिन कोई बात नहीं, होता है। ड्रग का फ्लक्चुएशन होने लगता है, कंसंट्रेशन जो है ड्रग का वो फ्लक्चुएट होने लगता है। उस फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है, वो एक स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन है आपके ब्लड में मेंटेन नहीं है, ड्रग अपना इफेक्ट शो नहीं करती। इससे पहले बॉडी उसे मेटाबोलाइज कर, ये नहीं करना है। अगर कोई डोज बिल्कुल प्रॉपर से लो, स्किप ना करो। अच्छा, एक चीज होती है, एक और साइड इफेक्ट जो आता है, ये होते हैं कॉन्सेंट्रेशन हाई फिर से ले ना, हाई हो जाएगा, आपको सकते हैं मैम आवाज ना, ऐसा नहीं नहीं आ करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होता है। आयुष माइक ऑन किया मैंने, नहीं किया? आपका माइक ही ऑन नहीं हो रहा है। माइक ही ऑन नहीं हो पा रहा है। देखो जैसे ही ऑन होता तब बताना मुझे। तो यहाँ किसी को कोई नोट, बिकॉज फिर मैं आगे टॉपिक को बेटा हैंड टू हैंड क्लियर करके समझना प्लीज क्लास को। एक सेकेंड। तो आपका माइक ऑन हो गया, बोलो बेटा क्या पूछना था आपको। मैम आवाज ही नहीं आ रहा आपका, दे रहा। नेटवर्क कनेक्शन चेक करो अपना। मेरा भी नेटवर्क थोड़ा सही नहीं चल रहा है, बट ठीक है। अतुल, सॉरी आयुष प्रकाश बेटा, आपका भी माइक ऑन हो गया, आपने भी हैंड रेज किया था, कोई डाउट है? मैम डाउट नहीं मैम, वही वॉइस एरर आ रहा था। अच्छा ठीक है। बाकियों के यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है क्या? भूपेंद्र, मेरी आवाज आ रही है बेटा? भूपेंद्र, आई एम ऑडिबल? आपका माइक ऑन है, आप बताओ मुझे। ठीक है, समझ गई, किसी को भी नहीं आ रही है, ओके। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड।
चेस्टा आपका माइक ऑन किया है मैंने, हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ हो गया, देखना जरा, बताओ चेस्टा क्या कह रहे थे बेटा? नहीं मैम, कुछ भी सुनाई नहीं दिया, आपने जो भी बताया पहले, आवाज ही नहीं आ रही थी। आई डोंट नो, अभी आ रही है मेरी आवाज? यस अभी मैम, क्लियर अब है? आ रही है। यस मैम। मतलब बिल्कुल जो स्लाइड से देख बताया और मैंने ऐसे जो बताया बिल्कुल समझ में नहीं आया? नहीं, स्लाइड वाला समझ में आया, उसके बाद जो आपने लास्ट 5 मिनट्स में बताया वो नहीं आया। ठीक है, वो मैंने स्लाइड्स का ही रिवाइज किया था। ठीक है, चलो अभी तो आवाज सबको आ रही होगी ना, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ा है। अभी मैं क्वेश्चन पूछ रही थी कि आप लोग मुझे ये बताएं कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। आप लोगों ने कोलॉजी में पढ़ा होगा ना, सबसे पहले डेफिनेशन हम यही पढ़ते हैं, व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। बताओ प्रिया, क्या होता है? मैम फार्माकोकाइनेटिक वो होता है कि हमारी बॉडी ड्रग पर क्या रिस्पॉन्स करेगी, वो फार्माकोकाइनेटिक होता है। और ड्रग बॉडी पर क्या रिस्पॉन्स करेगी, वो फार्माकोडायनेमिक्स होता है। और फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? फार्माकोकाइनेटिक में बॉडी किस तरीके से उस पर रिस्पॉन्स करेगी, मतलब वो, हाँ क्या। ठीक है, हाँ गुड, वो तो मैं एग्री हूँ है ना कि ये आपने सही बताया कि फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि हाउ आवर बॉडी रिएक्ट्स टू द ड्रग, मतलब हमारी बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करेगी। और फार्माकोडायनामिक्स मतलब जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है ना, वो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट शो कर रही है। जो ड्रग फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करती है वो आता है फार्माकोडायनामिक। और फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करें तो जो भी ड्रग है, ठीक है, ड्रग जो भी हमारी बॉडी है, ठीक है, बॉडी ड्रग को एब्जॉर्ब करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करवाएगी, उसको मेटाबोलाइज कराएगी, फिर फाइनली उसको एक्सक्रीट कर देगी। तो ये क्या हुआ, हमारी बॉडी का एक्शन हुआ ड्रग के ऊपर, है ना। ये हुआ हमारी बॉडी का एक्शन हुआ ड्रग के ऊपर कि ड्रग बॉडी क्या करेगी, ड्रग को एब्जॉर्ब कराएगी, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट करा देगी। ये होगा एडीएमई। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। और ये चारों की ही प्रोसेस हमने क्या पढ़नी करनी है एब्जॉर्प्शन में, सॉरी फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने ये सारा डिस्कस भी करना है। ये हमारा सिलेबस ही है, एडीएमई पूरा हमारा सिलेबस है। फिर उसके बाद हमारा आता है फार्माकोडायनामिक्स, मतलब ड्रग जब एब्जॉर्ब हो गई है, मेटाबोलाइज हो गई, तो क्या करेगी ड्रग, अपना इफेक्ट शो करेगी, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगी, थेरेपेटिक इफेक्ट होगा, है ना। तो ये क्या हुआ, ड्रग का एक्शन हुआ हमारी बॉडी पर, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं फिर हम। अब यहाँ पे आप लोग फार्माकोकाइनेटिक्स देख सकते हैं, है ना। फार्माकोकाइनेटिक्स का इट इज डिफाइंड एज द काइनेटिक्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन एंड देयर रिलेशनशिप विद द फार्माकोलॉजिकल, थेरेपेटिक एंड टॉक्सिकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन मैन एंड एनिमल्स, या फिर यहाँ पे हम ह्यूमन एंड एनिमल्स भी कर सकते हैं। अब जो लास्ट लाइन आपने पढ़ी है इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो कि एडीएमई की हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, फिर ड्रग हमारी बॉडी के साथ में क्या करे। अब जरूरी तो नहीं है कि ड्रग हर बार अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करे, हो सकता है टॉक्सिकोलॉजिकल एक्शन हो, है ना। तो ये सारा का सारा हम क्या पढ़ते हैं, को रिलेशन इसमें हम स्टडी करते हैं। बायोअवेलेबिलिटी भी मैंने अभी आप लोगों को बताया था क्या होता है बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है, शायद 2 बार डेफिनेशन आ गई है। अब यहाँ पर आपको ये जो फ्लो चार्ट, ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो ऊपर आपने डेफिनेशन पढ़ी है, ये जो एक आपको ओवरव्यू मैंने दिया है उसको ये हाईलाइट करता है। क्या है, कोई भी ड्रग प्रोडक्ट है वो हमारे प्लाज्मा में जाएगा, हमारे ब्लड में जाएगा, तो ये क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक है, अब कोई भी ड्रग हमारे प्लाज्मा में जाएगी जब, तो जरूरी तो नहीं है कि इस पूरी की पूरी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, आगे चली जाए, हो सकता है कुछ एलिमिनेट हो जाए, है ना, उसका कुछ परसेंट ऐसे ही बॉडी से एलिमिनेट हो जाए, है ना। फिर अगर जो भी ड्रग हमारी बॉडी में क्या करेगी, साइट ऑफ एक्शन में जाएगी, एक्स्ट्रामस्कुलर फ्लूइड में जाएगी, उसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑन क्यों नहीं कर रहा है ये, एक सेकेंड बच्चों, स्लाइड ना मूव नहीं कर रही है।
निकाला था क्या? अभी निकाला नहीं, आप निकाल दो। वो खुद निकाल दो, निकाल लो। ठीक है, साइन कर। अभी इस ये जो प्रोसेसेस है ना, मतलब पूरी ड्रग का एब्जॉर्प्शन से लेके मेटाबॉलिज्म तक, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन आने तक, हम क्या बोलते हैं कि बायोफार्मास्यूटिकल जो प्रोसेसेस होती हैं वो 4 फेज में होती हैं। ठीक है, कितने फेज होते हैं? 4 फेज होते हैं। सबसे पहला होता है फार्मास्यूटिकल फेज, जिसमें हम क्या करते हैं, डोजेस फॉर्म बनाते हैं। फिर आता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक फेज, जिसमें क्या है, ड्रग बॉडी जो है ड्रग के साथ में ड्रग के ऊपर इफेक्ट करती है, मतलब एक्शन शो करती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फार्माकोडायनामिक एंड थेरापेटिक फेज। अब ये देखो, आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा सभी लोगों को, ठीक है। यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रहा है, मैंने आपको ब्रह्मांकर का सॉफ्ट कॉपी भी शेयर किया है, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने डायग्राम भी वहीं से ही लिया है। तो सबसे पहला आता है कि हमारी जो भी ड्रग है, ठीक है, ये क्या हमारा ड्रग प्लस एक्सिपेंट, मतलब जो भी हमारे फॉर्मुलेशन है, जो भी डोजेस फॉर्म है, हमने उसको बनाया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, फार्मास्यूटिक्स हो गया, लिखा है फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। जो भी ड्रग डोजेस फॉर्म हमने लिया है, ठीक है, ये क्या होगा, हमारा फार्मास्यूटिक्स हो गया। अब क्या होगा, जब आप इस डोजेस फॉर्म को आप ओरल रूट से लो या पेरेंट्रल रूट से लेते हो, जिस भी रूट से लेते हो, क्या होगा, ड्रग जो हमारी बॉडी में एंटर हो जाएगा, ठीक है। एंटर होने के बाद सब कुछ आज ही होना है क्या इसमें? तो क्या होगा कि जो भी ड्रग है हमारी, है ना, वो ड्रग डोजेस फॉर्म में आपने ली है। डोजेस फॉर्म में लेने के बाद ड्रग को आप ओरल रूट से लेते हो या पेरेंट्रल रूट से लेते हो, ठीक है। ड्रग क्या होगी, हमारी बॉडी में एंटर होगी, डिसइंटीग्रेट होगी, डिसोल्यूशन होगा, जो कि आपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी में भी पढ़ा है ना। कोई भी ड्रग हम लेते हैं तो क्या होता है, वो पहले डिसइंटीग्रेट होती है, फिर डिसॉल्व होती है अगर सॉलिड डोजेस फॉर्म है तो, और उसके बाद वो क्या करती है, हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है ना, एब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ पे स्टार्टिंग से देखो, फार्मास्यूटिक्स आता है सबसे पहले, मतलब हम डोजेस फॉर्म बना रहे हैं। जब डोजेस फॉर्म या कोई भी फॉर्मुलेशन, टैबलेट, कैप्सूल या पेरेंटल जब हमारे बन जाते हैं, हम उनका क्या करते हैं, उनको हम लेते हैं, चाहे हम ओरल रूट से ले रहे हैं या फिर हम उनको पेरेंटल रूट से ले रहे हैं। तो जिस भी रूट से हम उसको ले रहे हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, ड्रग जो है हमारी बॉडी में एंटर हो जाएगी, ठीक है, सबसे पहले। फिर एंटर होने के बाद ड्रग क्या होगी, अगर हमने उसको ओरल रूट से लिया है तो ड्रग क्या होगी, पहले डिसइंटीग्रेट होगी, डिसॉल्व होगी, देन वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्प्शन करेगी, अगर हमने उसको ओरल रूट से लिया है। और अगर हमने उसको पेरेंटल रूट से लिया तो डायरेक्टली क्या जाएगी, हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी। अभी जितना आपने पढ़ाया है मैंने अभी आपको 2-3 स्लाइड्स में, ये उसी का ही ओवरव्यू है, दे रहा है ये फ्लो चार्ट, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ से हमारी बॉडी जो है हमारी ड्रग पे एक्ट करना शुरू करेगी। तो ये क्या हो गया, हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया। अब फार्माकोकाइनेटिक्स के बाद ड्रग जो है अपना इफेक्ट शो करेगी, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगी, थेरापेटिक इफेक्ट देगी या टॉक्सिक इफेक्ट देगी। तो ये क्या होगा, हमारा फार्माकोडायनामिक्स हो गया, ठीक है। ये पूरा जो आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी है, ये जितना मैंने अभी आपको बोला है बेटा, वो सारा का सारा यहाँ फ्लो चार्ट है, ठीक है। इसमें देखो फार्माकोकाइनेटिक्स भी आ रहा है, क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी हो रहा है, और इसमें बायोफार्मास्यूटिक्स भी दिखा रहा है। सिंपल आपने फॉर्मुलेशन ली है, फॉर्मुलेशन आपने लेने के बाद आपकी बॉडी में जाएगी। अगर आपने उसको ओरल रूट से लिया है तो पहले वो डिसइंटीग्रेट होगी, मतलब ब्रेक डाउन होगी, फिर वो डिसॉल्व होगी और फिर वो एब्जॉर्ब होगी, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। बट अगर आपने पेरेंट्रल रूट से कोई ड्रग लिया है तो डायरेक्टली आपके क्या जाएगी, आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। वहां से फिर क्या होगा, ड्रग जो हमारे डिस्पोजिशन होगा, मतलब ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी डिफरेंट हमारे साइट्स पर जाकर, और वहां पर वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी, जिसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है। अब यहाँ से अब इतना जितना अभी तक हमने ये जो पढ़ा है, ये था हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अभी तक ये जो हमने डिस्कस किया है, जितना भी हमने पढ़ा है बेटा, ये हमारा था इंट्रोडक्शन टू बायोफार्मास्यूटिक्स।
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको बायोफार्मास्यूटिक्स का इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, राइट इंट्रोडक्शन या राइट अ नोट ऑन बायोफार्मास्यूटिक्स, तो यहाँ तक आप पूरा कवर कर सकते हो उसमें, ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से हमारी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट होती है जो कि है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो हम यूनिट फर्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स क्या है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन जैसे कि मैंने बताया था क्या है, ड्रग क्या है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से साइट ऑफ एक्शन पे जब पहुंचती है उसको हम बोलते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन। अभी देखो ये जो मैं आपको एक ग्राफ की बात कर रही थी, जो मैंने बायोअवेलेबिलिटी बताया था आपको, है ना, ये ग्राफ है, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। अब क्या है, इन्होंने बोला है जो ड्रग रैपिडली क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, एक सेकेंड, जो ड्रग इस ग्राफ, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, सबसे पहले तो ग्राफ देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी देखनी है या ये देखना है कि ड्रग इफेक्टिव है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, कुछ कह रहा है बेटा, कोई कुछ कह रहा है, मैम जूम कर दो थोड़ा। जूम कर दूं? जूम में फिर बेटा ये स्लाइड अटक जाएगी, इसलिए मैं नहीं कर रही थी। तो क्या है कि देखो ये अभी मैं एक बार फिर से और एक्सप्लेन करूंगी इसको दोबारा से, जब भी अभी क्योंकि लेक्चर में फिनिश होगा तो रिवीजन में भी आएगा ये दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में। क्या है कि जब हमें किसी भी ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन चेक करना होता है ना, कि ड्रग कितनी इफेक्टिव है, उसकी कितनी बायोअवेलेबिलिटी होगी, तो बायोअवेलेबिलिटी में हम क्या चेक करते हैं, रेट एंड एक्सटेंट, मतलब कितने टाइम में और कितने कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है। तो किसी भी ड्रग का रेट एंड एक्सटेंट अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कितना ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन और कितना टाइम है। टाइम मतलब रेट हो गया और कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितना एक्सटेंट हो गया। तो रेट एंड एक्सटेंट के बीच में हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये प्लॉट हमें क्या डिपिक्ट कर रहा है, जैसे ये आपको जो डॉटेड लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये क्या हाईलाइट कर रहे हैं, ये हाईलाइट कर रहे हैं मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। और आई गेस ये कोलॉजी का जब आप इंट्रो पढ़ते हो तो उसमें भी शायद ये ग्राफ अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो, मुझे जहां तक याद है ये आता है उसमें भी, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइंस है ये क्या इफेक्ट, ये क्या हाईलाइट कर रहे हैं, ये हाईलाइट कर रहे हैं मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। मतलब किसी भी ड्रग का अगर अपना एक्शन शो करना है किसी भी ड्रग को, तो उसको इतने कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंचना है। अगर इतना कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो जाएगा, MEC मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन तक अगर किसी भी ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होता तब तो उसका इफेक्ट होगा, तब उसका असर दिखेगा, अदरवाइज उसका इफेक्ट शो नहीं होगा, है ना। तो ये डॉटेड लाइंस ये हाईलाइट कर रहे हैं, एक तरफ हमारा कॉन्सेंट्रेशन, एक तरफ है हमारा टाइम। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हो जो ड्रग स्लोली एब्जॉर्ब हो रही है, देखो ये जो नीचे वाला ग्राफ आप देख रहे हो, जो ड्रग बहुत स्लोली एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, स्लो उसका क्या है, रेट और टाइम क्या ज्यादा ले रही है और बहुत स्लो एब्जॉर्ब हो रही है, उसका उसका क्या है, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन नहीं मेंटेन हो रहा है, ठीक है। वो MEC जो हमारी बॉर्डर लाइन है, जो एक स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन है, उसको मेंटेन नहीं कर पा रही है, वो क्या हो रही है, टाइम के साथ में ऐसे ही क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके आगे फर्दर अभी 2-3 पॉइंट और हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अब दूसरा जो आप ग्राफ देख सकते हो बेटा, यहाँ पर जो ड्रग एकदम रैपिडली एकदम शार्प है, देखो इसका कितना शार्प एकदम पीक है ना। तो जो ड्रग एकदम रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना, जो रैपिडली क्या है उसका एब्जॉर्ब हो रही है, हमारे ब्लड में एंटर हो रही है, वो क्या कर रही है, वो सक्सेसफुल हो रही है अपना इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए, है ना, उसका क्या इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो रहा है। तो ये क्या है, हमारा डिफरेंस है दोनों में, कि बायोअवेलेबिलिटी किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसका क्या इफेक्ट हो सकता है ना। जो ड्रग बहुत स्लोली एब्जॉर्ब होगी, है ना, जो ड्रग बहुत स्लोली एब्जॉर्ब होगी वो क्या होगी, उसका इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी उसका कॉन्सेंट्रेशन जब तक पहुंचेगा उससे पहले ही उसको मेटाबोलाइज कर देगी। पर जो ड्रग एकदम रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगी उसका क्या होगा, एक इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, ड्रग अपना इफेक्ट इजिली और बहुत पोटेंसी से शो कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ग्राफ उसको शो कर रहा है, ठीक है। समझ में आया है ये इतना, किसी सबको क्लियर है सबको ये? यस मैम।
यस यस तो बोल रहे हो, बट उतना अच्छे से एग्जाम में करो भी तो। मैम ट्राई करेंगे। चलो अच्छी बात है, ट्राई करना चाहिए। किसी को अगर डाउट्स हैं यहाँ तक, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज अपने हैंड रेज करें। सेशन पूरा, क्लास जो पूरी इंटरेक्टिव होनी चाहिए, ये नहीं कि है ना एक ही बोलते जा रहा है और आप लोग सुनते जा रहे हो। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछो, हर किसी को डाउट होंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक बार में बिल्कुल सब क्लियर हो गया, है ना। किसी को कुछ नहीं पूछना? इतने होशियार बच्चे हैं हमारे। यस मैम। बहुत अच्छी बात है। आयुष को पूछना है। आयुष एक सेकेंड। 15। आयुष बेटा आपका माइक ऑन है, आप बोलो। मैम अभी जो आपने बताया था कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन वाले जो ड्रग्स होंगे उनका डिलेड इफेक्ट होगा, तो मैम उसको अपने एडवांटेज में यूज नहीं कर सकते उन ड्रग्स को हम? जैसे मैम इंटेरिक में था, जैसे कोट करके हाँ। उसको हमको इंटेस्टाइन तक ले जाना था, तो हाँ, वैसे इनका यूज भी तो हो सकता है। वही तो, यही तो हमने बायोफार्मास्यूटिक्स में बेटा पढ़ना है। यही तो एक लॉजिक है इसका कि हमें ये देखना होता है कि कोई भी ड्रग हमने लिया है ना, वो हमारी बॉडी में कैसे एक्ट करे। अच्छा इसका ये साइड इफेक्ट है, इसको इस साइड इफेक्ट को हम या तो उसको ओवरकम कर दें या इस साइड इफेक्ट को हम अपना एडवांटेज बना लें कि भाई ये डिले इफेक्ट में हम यूज कर सकते हैं, इसको किस तरीके से मैन्युफैक्चर में। ओवरऑल मुझे आपको यही समझाना था कि हम बायोफार्मास्यूटिक्स में डिफरेंट पैरामीटर्स देखते हैं कि किस तरीके से हमारी जो ड्रग है, ठीक है, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है या नहीं हो रही है।